नमस्ते, मैं शंभुनाथ और आप सभी देख रहे हैं लर्न विद शंभुनाथ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो नेशनलिज्म इज फोर्स। नेशनलिज्म एक तरह का थिंकिंग होता है जिससे से कि लोग सोचते हैं कि वो एक कंट्री बनाना चाहते हैं। मतलब जो आदमी, जो भी बंदा जो है नेशनलिज्म में बिलीव करता है, वो चाहता है कि एक नेशन बने, एक कंट्री बने जिसमें कि उसके जैसे थिंकिंग के लोग, मतलब सिमिलर थिंकिंग के लोग एक साथ रह पाएंगे। और नेशनलिज्म जो है सबसे पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी 19th सेंचुरी। तो यूरोप में जब 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इज़ अ फोर्स, मतलब एक फोर्स की तरह जब पूरे यूरोप में फैल गया, तो उससे से तरह तरह के चेंजेस है यूरोप में। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, कल्चरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे तरह के चेंजेस है। और इससे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग तरह से वो इफेक्ट किया। जैसे एरिस्टोक्रेट्स थे, पीसेंट्स थे, मिडिल क्लास थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उसने इफेक्ट किया। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उन्हीं सब इफेक्ट्स के बारे में। किन लोगों ने उसे सपोर्ट किया, किन लोगों ने उसका विरोध किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम इस सब सवालों के जवाब इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। सो जो नेशनलिज्म का सबसे पहला साइन, मतलब एक्सप्रेशन जो हुआ था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हुआ था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 को हुआ था। और उससे से जो बर्बन डायनेस्टी था उस टाइम का, तो उसे मतलब मोनार्की को हटा दिया गया और एक डेमोक्रेसी को मतलब प्लेस करने का कोशिश किया गया, जिससे से कि एक नेशनल असेंबली होगा जहाँ पे कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है एक साथ वहाँ पे बैठ पाएंगे और लोगों के लिए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन इस डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट, मतलब प्रतिष्ठा होने के, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद भी यहाँ पे तरह तरह के चेंजेस आए। मतलब कभी जैकोबिन क्लब्स ने रूल किया, कभी फिर नेपोलियन ने फिर से मोनार्की ला दिया। तो ऐसे सब जो इफेक्ट्स हुआ, इसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आया। इस तरह के चेंजेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखे गए, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। तो इससे से जो चेंजेस है फ्रांस में, वो ये था कि लोगों को अभी जो है सिटीजन के नाम से जाना गया है, मतलब जिसे फ्रांस में ले सिटोयन बोला जाता है। और ले पैट्री यानी फादरलैंड, मतलब जिस ज़मीन में वो रहते हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं, उसे वो अपने फादर की तरह देखने लगे। तो ये जो मतलब एक तरह का देश का भावना, जो नेशनलिज्म जो है जागृत हुआ फ्रांस के लोगों के अंदर। और इससे से जो है मतलब जो मोनार्की थे वो सब डिएस्टैब्लिश हो गए, डेमोक्रेसी आया, फिर से मोनार्की आया। ऐसे तरह के चेंजेस आने लगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी। लेकिन डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद फ्रांस के लोगों ने सोचा कि वो लोग अलग अलग कंट्रीज, यूरोप के जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे भी वो लोग डेमोक्रेसी को जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है मतलब जो ये सब जो पॉजिटिव चेंजेस देखा गया, इससे से जो अलग अलग कंट्रीज है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जैकोबिन क्लब्स खोले गए। ये वही जैकोबिन क्लब्स थे जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट करते थे और जो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। तो इन्हीं जैकोबिन क्लब्स के वजह से ही फ्रेंच के जो आर्मीज़ थे वो सब जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटाली, होलैंड एक्सेट्रा ये सब कंट्रीज लोग में जा पाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर पाए, मोनार्की को हरा के। लेकिन फिर से फ्रांस को जो है मोनार्की के अंदर जाना पड़ा। और ये मोनार्क कोई और नहीं बल्कि नेपोलियन था। तो नेपोलियन जो है मोनार्की में आया, भले ही उसने डेमोक्रेसी को डी एस्टेब्लिश कर दिया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन उसने तरह तरह के चेंजेस लाए, जो पॉजिटिव चेंजेस लाए। जैसे कि उसने मतलब जो मेजरिंग सिस्टम था उसे उसने मतलब यूनिफॉर्म किया, मतलब हर एक जगह में एक सिमिलर मेजरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया। फिर करेंसीज़ को फैसिलिटेट किया जिससे से कि वो अलग बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ पाए। और उसी के साथ उसने बीपीएल भी लागू किया। दोस्तों, ये बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, बल्कि ये प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी, इसे जो हम बीपीएल के नाम से जानते हैं। मतलब जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी कि ज़मींदार लोग जो होते थे, उनके बेटे को भी कुछ पावर्स दिया जाता था, एक्स्ट्रा पावर्स दिया जाता था। तो उसे उसने डी एस्टेब्लिश कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिस आदमी का जो प्रॉपर्टी है उससे से उसे हाथ धोना नहीं पड़ेगा अनलेस वो किसी का हानि नहीं पहुंचा रहा है, ये भी उसने एस्टेब्लिश किया। और उसी के साथ उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ इसे एस्टेब्लिश किया, जिससे से कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, वो लॉ के सामने इक्वल होगा, किसी के पास भी स्पेशल पावर्स नहीं होंगे लॉ के सामने। तो ये भी उसने इस्टेब्लिश किया। और ये सब आते थे नेपोलियनिक कोड के अंदर। 1804 को नेपोलियनिक कोड नाम का एक कोड इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि वो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किया फ्रांस। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोप में नेपोलियन के टाइम यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम लागू किया जाता था, जिससे से कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते थे, वो लोग पीसेंट्स को बिना पैसा के या तो एक नॉमिनल फ़ी के, मतलब नाम मात्र का जो मजूरी देके, जो आपका मेहनताना देके उनको काम में रखते थे।
तो ये जो रूल था, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, इसे भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसी के साथ उसने फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एस्टेब्लिश किया, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होता था। मतलब जो एस्टेब्लिश जो बिजनेसमैन होते थे, उन लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते थे, जैसे कि उन लोग कंपटीशन को एलिमिनेट कर पाए। जैसे कि कोई नया बिजनेसमैन, कोई नया आदमी जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मार्केट में ना आ पाए, जिससे से कि उनके पास कम कंपटीशन हो और उन लोगों को पूरा मतलब मोनोपोली हो ट्रेड करने के लिए। तो इसे भी उसने हटा दिया, जिससे से कि जो नए बिजनेसमैन, जो नए पीजेंट्स, आर्टिसंस, जो कलाकार होते थे, उन लोगों को एक तो फ्रीडम मिला, जैसे से कि उन लोग मार्केट में एस्टेब्लिश हो पाए, कम्पीट कर पाए, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन होते थे उनके साथ वो कम्पीट कर पाए। लेकिन यहीं पे हमारे इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि नेपोलियन जो है हमेशा ऐसे पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाए। उसने बहुत तरह के बुराइयां भी किए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी उसने डाले हैं, जैसे कि फोर्स कंस्ट्रक्शन और सेंसरशिप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट उसने नेगेटिव चीज़ किए हैं। तो फोर्स कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मीज़ में, जो फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करवाया जाता था, जैसे कि वो जो अलग जो कंट्रीज़ हैं जो कि उसके कब्जे के अंदर नहीं है, उसे वो जीत पाए। ये था फोर्स कंस्ट्रक्शन। और उसके साथ सेंसरशिप, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को जो है टॉलरेट नहीं कर सकता था, मतलब उसके विरुद्ध में कोई बोले, उसके खिलाफ कोई बोले, तो वो चाहता नहीं था। इसलिए उसने सेंसरशिप लॉज लाए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, ये सब में जो बोला जाता था, इसमें थोड़ा रोक लगाया जा सके। तो ये सब जो नेगेटिव चेंजेस भी उसने लाए, और इसीलिए उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पल्ला जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट के पल्ले से थोड़ा भारी पड़ गया। और इसी से उसे अपने सत्ता से, अपने पावर से हाथ धोना पड़ा इन दी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 को। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं दूसरा एक टॉपिक, जिससे जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अभी तक हम पढ़े थे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, तो अभी हम पढ़ते हैं यूरोप में कैसे हुआ था। तो यूरोप में जो है नेशनलिज्म का अलग अलग तरह का चेंजेस है। जैसे कि जो है यूरोप में पहले फ्यूडल सिस्टम लागू हुआ था, और जो ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट है, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम बहुत ही भारी मात्रा में देखा जाता था। लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है, वहाँ पे मतलब फार्मर्स होते थे, इंडिपेंडेंट पीसेंट्स होते थे, जिनका खुद का ज़मीन होता था, लेकिन उन लोगों को बहुत ही छोटे छोटे ज़मीन मिलते थे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े के ज़मीन में उनको जो है अपना पेट चलाना पड़ता था। और फिर इस टाइम क्या होता था कि जो बहुत सारे जो राजा महाराजा, जो सम्राट लोग होते थे, वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन्स को, जो कि मतलब कल्चरली बहुत बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, जिनका ट्रेडिशन, जिनका कल्चर बहुत ही अलग टाइप का होता था, उनको अपने कब्जे में लाते थे। वो अलग भाषा बोलते थे, जो लोग होते थे वो अलग भाषा बोलते थे, उनका अलग कल्चर होता था, उनका अलग ट्रेडिशनल होता था, उन लोग का अलग एक बिलीव होता था, उन लोग का अलग एक थिंकिंग होता था। लेकिन वो जो है, एक ही चीज़ उनके अंदर कॉमन होता था, वो ये है कि वो एक ही सम्राट के अंडर में है, वो एक ही सम्राट के एक ही तरह के प्रजा हैं। यही जो है उनके अंदर एक कॉमन होता था, और बाकी सब चीज़ों से देखा जाए तो वो बहुत ही अलग होते थे। तो अभी हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास का। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता था, वो जो है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होते थे, मतलब एक पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, जो कि मतलब टाउन में भी उनके पास प्लॉट्स होते थे, घर होते थे, गार्डन होते थे। और वो वही कंट्री साइड में, मतलब गांव के तरफ भी उन लोगों के पास बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लैंड होता था, पॉन्ड होता था, जहाँ पे कि वो लोग फ्यूडल जो लेबर होते थे, जो लोग बॉन्डेड लेबर होते थे, उनके सहायता से वो सबको काम करवाते थे, उनको कम पैसा दे के ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाते थे। और इन लोगों का जो है कॉमन वे ऑफ लाइफ होता था, मतलब इन लोग एक ही तरह के लाइफ जीते थे, चाहे वो कई कई का भी लॉर्ड हो, चाहे वो कई का भी फ्यूडल सिस्टम हो, चाहे वो कई का भी एरिस्टोक्रेट हो, चाहे वो जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, इटाली का हो, कई का भी हो। तो इन लोग जो है फ्रांस बोलते थे, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, चाहे वो कहीं का भी एरिस्टोक्रेट हो, वो फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलता था, जिससे से कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्ट्रांग हो पाए। और इन लोग जो है टाइज ऑफ मैरिज, मतलब सोच लीजिए एक एरिस्टोक्रेट का लड़का हुआ और एक एरिस्टोक्रेट की लड़की हुई, इन दोनों के अंदर शादी करवा दिया, तो ये दोनों जो फैमिली है, ये दोनों जो एरिस्टोक्रेट है, वो लोग एक तरह से लिंक हो गए। तो ये, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लोग एक माइनॉरिटी थे, और जो मेजॉरिटी था वो था पीजेंट्स, जो कि मतलब छोटे छोटे ज़मीन में खेती करते थे, या तो बॉन्डेड लेबर की तरह एरिस्टोक्रेट के अंदर काम करते थे। और पीजेंट्स का क्या होता था कि उन लोगों को बहुत ही कम पैसा मिलता था, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि आप जानते हैं ये जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 9th क्लास में पढ़े हैं, वहाँ पे 3 टू स्टेट्स होता था, और जो लोएस्ट स्टेट जो होता है उसके उसके ही लोगों को हर एक तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, क्लर्जी को भी, एरिस्टोक्रेट को भी, किंग को भी। तो इनके खुद के लिए खाने के लिए कुछ रहता ही नहीं था। तो ये था एक बड़ा प्रॉब्लम, जिससे से कि अल्टीमेटली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। और अभी हम बात करते हैं मिडिल क्लासेस की। तो मिडिल क्लासेस जो है 19th सेंचुरी में ही उनका एक तो उन्मेष हुआ, मतलब एक मिडिल क्लास मतलब एक अलग तरह का एक तो क्लास हुआ, जिसमें कि प्रोफेशनल्स होते थे, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन।
तो ये सब जो क्लास था, ये जो मिडिल क्लास था, ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से पैदा हुए। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक ऐसा ग्रुप आया जो कि नेशनल थिंकिंग में बिलीव करता था, जो कि मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस सब चीज़ों में बिलीव करता था, और जो चाहता था कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ जो है वो पूरा डीएस्टेब्लिश हो जाए, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ आए, मतलब किसी को भी स्पेशल पावर ना मिले। तो इनका जो डेवलपमेंट वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर मीन करता था। मतलब अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो इनका लाइफ अच्छा होगा, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लूज़ कर गया तो इनका लाइफ भी जो है लूज़ कर जाएगा। तो इस तरह के मिडिल क्लासेस जो है नेशनल, और जो मतलब जो लिबरल मिडिल क्लासेस होते थे, मतलब जिन लोगों का थिंकिंग जो थोड़ा लिबरल टाइप का होता था, मतलब थोड़ा फ्रीडम के ऊपर इन लोग बिलीव करते थे, उन्हीं लोग जो है बाद में जाके नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म के बारे में प्रचार करने लगे और उसके लिए लड़ाई करने लगे। तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।